नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। रोज की तरह ही हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं और हम इनसे देश की राजनीति के बारे में बातचीत करेंगे। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। अ, ऐसा महाराष्ट्र के चुनाव को देखते हुए लग रहा था कि काफ़ी खींचतान की स्थिति है। दोनों ही गठबंधनों में, महायुति में और महाविकास आघाड़ी में। हम्म, महाविकास आघाड़ी की खबरें शायद ज़्यादा मीडिया में चल रही थी और ऐसा अब लग रहा है कि वो मामला धीरे-धीरे अब सेटल हो रहा है हम्म। और दोनों ही गठबंधन एक तरीके से सीटों के बँटवारे के एक नतीजे तक पहुँच रहे हैं। अ, ज़्यादा आश्चर्य की बात मुझे ये लगी कि कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें मिली है महाविकास आघाड़ी में। इस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? क्या कांग्रेस सच में मजबूती से उभर कर आई है या फिर महाविकास आघाड़ी ने आपसी खींचतान में एक जुआ खेला है? देखिए, मैं तो नई परख के मंच पे भी शायद मैंने ये बात कही है और दूसरी जगहों पे भी मैंने ये बात कही थी कि ये सीटों को लेकर जो अ, उखाड़-पछाड़ दिखाई पड़ रही है, इसको ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। मैंने तो ये भी कहा था कि अभी हरियाणा में जब चुनाव हुए थे, तो हरियाणा में कांग्रेस किसी भी पार्टी के साथ गठजोड़ में नहीं थी। भाजपा भी किसी पार्टी के साथ गठजोड़ में नहीं थी। फिर भी क्या सीटों को लेकर कम उखाड़-पछाड़ हुई थी वहाँ पर। टिकटों को लेकर कम उखाड़-पछाड़ हुई थी वहाँ पर। पार्टी के अंदर जो दावेदार होते हैं सत्ता के, उन्हें आप मान लीजिए कि वो सहयोगी दल हैं और उनमें जितना उखाड़-पछाड़ होती है, उतनी ही 2 सहयोगी दलों के बीच में भी उखाड़-पछाड़ होती है। अभी तो महाराष्ट्र में दोनों ही गठजोड़ों के बीच में पार्टियों के भीतर टिकटों को लेकर उखाड़-पछाड़ होगी। भई मान लीजिए जैसे कि भाजपा को 150 सीटों पर लड़ने के लिए महायुति में मौका मिला है। तो 150 सीटें वो लड़ना भाजपा के लिए टिकट बाँटना कोई आसान काम होगा? या मान लीजिए 105 या 110 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी महाविकास आघाड़ी में, तो क्या उसे 110 टिकट बांटना उसके लिए कोई आसान काम होगा? वहां भी बहुत ज्यादा उखाड़ पछाड़ होगी। तो चुनाव एक ऐसा मौका होता है जबकि सब लोगों की महत्वाकांक्षाएं निकलकर सामने आ जाती। पार्टी का अनुशासन, नैतिकता, ये वो फलाना ढिकाना, वफादारियां, ये सब इनका कोई मतलब नहीं रह जाता है। और इसलिए ये नजारा जो होता है वो सभी परिस्थितियों में, चाहे गठजोड़ की परिस्थिति हो या पार्टी की परिस्थिति हो, समान रूप से लागू होता है। और जैसे जैसे हमारा लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है, ये स्थिति और भी ज्यादा प्रबल होती जा रही है और भी ज्यादा ये परिस्थितियां मुखर होती जा रही हैं। ये तो एक बात रही। अब आइए दूसरी बात के ऊपर। सबसे पहले थोड़ा महायुति के ऊपर हम लोग गौर कर लें। महायुति में भारतीय जनता पार्टी को 150 के करीब सीटें मिलने के लिए जा रही हैं। अजित पवार को 50 के आसपास सीटें मिलने जा रही हैं। बाकी बची हुई सीटें मिलेंगी एकनाथ शिंदे को। अच्छा, एकनाथ शिंदे इस वक्त प्रधानमंत्री है, सॉरी, एकनाथ शिंदे इस वक्त मुख्यमंत्री है और हर जो स्कीम को घोषित करते हैं, चाहे वो लाडला भाऊ योजना हो, चाहे लाडली बहन योजना हो, उस पर उनका चेहरा लगा होता है क्योंकि वो मुख्यमंत्री है। उन्हें वो चेहरा लगाने से कोई रोक नहीं सकता। सरकारी योजना है और सरकार के मुखिया वो। और भारतीय जनता पार्टी 150 सीटों में चुनाव लड़ेगी। 80 सीटों के आसपास चुनाव लड़ेंगे एकनाथ शिंदे और 50 सीटों के आसपास चुनाव लड़ेंगे अजित पवार। अब आप सोचिए, अगर महायुति जीतता है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या एकनाथ शिंदे तैयार हैं मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री में पदावनत होने के लिए? जो फडणवीस की की स्थिति उनके कारण हुई थी, फडणवीस की जो दुर्गति उनके कारण हुई थी, क्या फडणवीस के नेतृत्व में उनकी ऐसी दुर्गति होगी अगर वो जीतते हैं चुनाव? और अजित पवार का क्या होगा, जिनका लोकसभा चुनाव में जो स्ट्राइक रेट था वो 3 था? उनका क्या होगा? उनके बारे में तो महायुति के दायरों में ये कहा जा रहा है कि उनके पास तो 50 उम्मीदवार भी नहीं है। उनके 50 उम्मीदवारों में से 25 उम्मीदवार भाजपा सप्लाई करेगी। आप इससे अंदाजा लगाइए कि वहां पर महायुति के अंदर आपसी तालमेल की स्थिति क्या है। अब आप आइए महाविकास आघाड़ी में। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त हुई हैं। उसका सीधा कारण यह है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा था। कांग्रेस का प्रदर्शन असाधारण था और उसमें विदर्भ जैसे इलाके में है बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कांग्रेस ने किया था। तो कांग्रेस को उसका फायदा प्राप्त हुआ है। उसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी को सीटें प्राप्त हुई हैं। उद्धव ठाकरे का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में आशानुरूप नहीं रहा था। बहुत बुरा भी नहीं, लेकिन जितना उनसे उम्मीद की जा रही थी
कि वो उतना अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उतना प्रदर्शन उनका आशा अनुरूप नहीं रहा था। लेकिन उनकी पार्टी बड़ी है, वो मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार हैं महाविकास अघाड़ी में, तो उनको उतनी ज्यादा सीटें मिलना स्वाभाविक ही था। शरद पवार की पार्टी को जो सीटें मिली हैं, सब लोग जानते हैं कि शरद पवार की पार्टी का जो आधार क्षेत्र, शरद पवार की निजी हैसियत अलग तरह की है, लेकिन उनकी पार्टी का जनाधार जो है वो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मुकाबले छोटा है। तो मुझे लगता है कि दोनों गठजोड़ों के बीच में सीटों के बंटवारे का फार्मूला तय हो गया है। अब जो जद्दोजहद होगी, वो जद्दोजहद दो बातों को लेकर होगी। एक तो ये है कि टिकट किसको मिलेगा और कितने लोग उन टिकट बंटवारे के कारण बागी बनेंगे, और उन बागियों को कौन समर्थन देगा। भाई पार्टी तो पैसा देगी नहीं उन बागियों को, भैया तो बागी अपने जेब से पैसा खर्च करेंगे, या उस गठजोड़ के भीतर से ही कोई चालाक नेता उस बागी को आगे बढ़ाएगा, या गठजोड़ के बाहर जो विपक्षी दल है, यानी आप भाजपा को मान लीजिए, वो उस बागी को फाइनेंस करेगा, जैसा कि हरियाणा में कई जगह हुआ। इन सब बातों पर निगाह रखने की जरूरत है। ये दोनों तरफ होने वाला है, ये काटफांस जो है दोनों तरफ होने वाली है, और बागियों को सब प्रोत्साहन देने में और बागियों को लड़ाने में, उनको उनके अपने पैरों पर खड़ा करने में और उनकी दावेदारी को गंभीर बनाने में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका है। तो ये सब होने वाला है महाराष्ट्र में, और जम के होने वाला है। इतना ज्यादा भ्रम फैलेगा जिसकी कोई सीमा नहीं, समझ में नहीं आएगा किस निर्वाचन क्षेत्र में क्या हो रहा है। और महाराष्ट्र के चुनाव में कोई ऐसी कोई लहर नहीं है किसी के खिलाफ या पक्ष में। तो हर निर्वाचन क्षेत्र में घमासान होगा, हर निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव अपने ढंग का अकेला होगा। तो ये एक बहुत ही विचित्र और विकट किस्म का चुनाव होने वाला है। क्या हम ये कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे ने, ऐसा शुरू में लगा था कि वो एक एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर हैं, क्योंकि एकदम से लग रहा था कि फडणवीस ही बनेंगे, फिर वो उनको बना दिया गया। हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने पिछले 2.5 सालों में अपनी स्थिति मजबूत की है और एक मजबूत नेता के रूप में उभरे महाराष्ट्र। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। लोकसभा में उनका प्रदर्शन, उनको सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी माना जा रहा था, लेकिन लोग सबसे बड़ी कमजोर कड़ी तो अजीत पवार साबित हुए, और भारतीय जनता पार्टी भी कमजोर कड़ी साबित हुई लोकसभा में महायुति के अंदर बेहतर प्रदर्शन, उम्मीद से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन अगर किसी का रहा है तो वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना का रहा है। लेकिन अब उनकी सीटें भारतीय जनता पार्टी की सीटों के मुकाबले बहुत कम है, कहां 150 और कहां 80। 70 सीटें ज्यादा भाजपा उनसे लड़ रही है। तो मुझे तो लगता नहीं है कि चुनावी नतीजे अगर महायुति के पक्ष में गए तो एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री के तौर पर कोई भविष्य है। फिर तो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से सोचता है ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद। भैया तो मान लीजिए कि महायुति हार जाएगा चुनाव, अगर हार जाएगा तो सभी पार्टियां खराब प्रदर्शन करेंगी, तभी चुनाव हारेगा ना। भाजपा भी खराब प्रदर्शन करेगी, शिंदे भी खराब प्रदर्शन करेंगे, अजित पवार भी खराब प्रदर्शन करेंगे, तब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर वो चुनाव जीत जाते हैं, बहुमत प्राप्त कर लेते हैं या बहुमत के नजदीक होते हैं, तब वो तभी तो बहुमत प्राप्त करेंगे जब भाजपा बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। 150 में अधिकतम जीतेगी भाजपा, क्योंकि शिंदे और अगर उनको जोड़ दिया जाए अजित पवार को, तब भी वो लोग भाजपा से कम रहते हैं। 130 सीटें होती हैं, तब भी वो भाजपा से कम रहते हैं। मुझे लगता यह है कि गठजोड़ में तालमेल के सवाल पर महाविकास अघाड़ी बेहतर साबित होगा, और महायुति को तालमेल के मामले में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ है, उससे वो तालमेल का संकट और भी बढ़ने वाला है। और एकनाथ शिंदे की आत्म छवि यह है कि मैं एक बेहतर मुख्यमंत्री हूं, मैंने लोकसभा में भी अच्छा प्रदर्शन किया है, मुझे इन लोगों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये जो एक प्रवृत्ति है लोकतंत्र में, जिसका भी पीछे आपने जिक्र किया था कि एक बागी उम्मीदवार खड़ा करवा देना या बागी उम्मीदवार का खड़ा होना, तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन क्या ये बुनियादी रूप से लोकतंत्र को कमजोर करने वाली बात है? इसे हम इसमें भी ये हमेशा से लगता रहा है, बचपन से भी मैं देख रहा हूं कमल, और आपने भी, मुझे यकीन है आपने भी देखा होगा कि जो बागी उम्मीदवार खुद भी खड़े होते हैं, उन्हें खड़ा भी किया जाता है, और जहां बागी उम्मीदवार नहीं होते हैं वहां भी वोट कटवा उम्मीदवार, यानी दूसरे के वोट बिगाड़ देने वाला उम्मीदवार भी खड़ा किया जाता है। हर जगह होता है, मैं बचपन से देखता हूँ, सब लोगों को पता होता है, राजनीति की थोड़ी भी जानकारी रखने वाले जानते हैं कि ये बंदा जो है
ये खड़ा है किस मकसद से खड़ा है और किसने इसको खड़ा किया है, और कई बार वो उस मकसद को पूरा करता हुआ नजर आता है। ये सब जानते हुए भी वो मकसद पूरा हो जाता है उसका, क्योंकि भारतीय समाज की जो संरचना है वो इसी किस्म की संरचना है। ये इसलिए हो पाता है क्योंकि यहाँ पर बहुदलीयता के नाम पर बहुदलीयता की कोई सीमा नहीं है भारत में। छोटे बड़े दल मिलाकर एक एक निर्वाचन क्षेत्र में बहुत बहुत उम्मीदवार खड़े होते हैं। तो बहुदलीयता नाप शनाप है, तो उसका और फिर निर्दलीय भी लोग चुनाव लड़ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि बहुदलीय किसी दल से ही चुनाव लड़े, निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं। तो एक निर्वाचन क्षेत्र में बहुत सारे निर्दलीय गंभीर प्रत्याशी नहीं होते हैं, उनको वो केवल नाम मात्र के ही प्रत्याशी होते हैं, लेकिन आमतौर पर निर्दलीय उम्मीदवारों में एक आध उम्मीदवार ऐसा जरूर होता है जो कि खेल बिगाड़ू होता है। मतलब वोट कटवा कहना ठीक नहीं है, खेल बिगाड़ू कहना मेरे ख्याल से ठीक है इसके लिए सही शब्द। दोनों में अंतर है शायद, खेल बिगाड़ू ज्यादा सकारात्मक शब्द हो गया। हाँ, और खेल बिगाड़ू ज्यादा रणनीतिक शब्द है। ये एक सीएसडीएस का सर्वे आया, लोकनीति सीएसडीएस का, द हिंदू में उसका जिक्र किया गया। मैं एक आज कार्यक्रम देख रहा था, उसमें उसकी बातचीत थी। तो एक आंकड़े ने मेरा ध्यान आकृष्ट किया, और उसमें ये था कि जो सबसे लोकप्रिय चेहरा है मुख्यमंत्री पद के लिए जनता की नजरों में, वो जो उद्धव ठाकरे हैं वो है। 28% लोग उन्हें चाहते हैं। फिर एकनाथ शिंदे का स्थान है, 20% लोग उन्हें चाहते हैं। फिर स्थान है जो फडणवीस है उनका, उन्हें 16% लोग चाहते हैं। 3% लोग चाहते हैं अजीत पवार को, 8% लोग चाहते हैं शरद पवार को। ऐसा एक आंकड़ा दिया गया था। कांग्रेस का कोई नेता नहीं है। इस आंकड़े को हम कैसे पढ़ें? ये आंकड़ा तो अपने आप में स्पष्ट कर देता है कि अगर ये आंकड़ा बिल्कुल सही है, जो सीएसडीएस का सर्वे है, मैं मानता हूं सही होगा, ये स्पष्ट कर देता है कि महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री के पद को लेकर कोई भी काटफांस नहीं है। भाई शरद पवार तो अब इस उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाले हैं नहीं, ना उनकी कोई महत्वाकांक्षा है, ना वो मुख्यमंत्री बनेंगे। वो तो ऐसी स्थिति है कि मुख्यमंत्री बनाने के लिए उसे कहा भी जाएगा तो वो मना कर देंगे मुख्यमंत्री बनने के लिए। उनकी कोई दावेदारी भी नहीं है, उनकी पार्टी की तरफ से भी कोई दावेदारी नहीं है। आप ही बता रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से तो कोई व्यक्ति रेस में ही नहीं है मुख्यमंत्री होने की। तो महाविकास अघाड़ी से एक ही व्यक्ति रेस में है, और महायुति से साफ तौर पर 3 लोग रेस में है। उसमें तीनों की मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं है। एकनाथ शिंदे ने कभी सोचा भी नहीं होगा वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, वो बन गए हैं। तो लगातार अपने आप को मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार और सबसे ज्यादा योग्य और स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री बनने काबिल व्यक्ति के रूप में अपने आप को वो पेश कर रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री के पद पे हैं तो उन्हें इस बात की सुविधा भी प्राप्त हो रही है, और ये बात किसी भी कीमत पर फडणवीस या अजित पवार को पसंद नहीं आ रही होगी। क्योंकि अगर उनके अंदर मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा नहीं है तो वो इस राजनीति में कर क्या रहे हैं? भाई अजित पवार ने शरद पवार का साथ छोड़ा ही क्यों है? इसीलिए तो छोड़ा है। कोई कैबिनेट रैंक का मंत्री बनने के लिए तो ना साथ छोड़ा होगा उनका। जब उन्हें मौका लगेगा तो मुख्यमंत्री ही बनेंगे। अब देखिए किस तरफ ऊंट किस करवट बैठता है। तो इस सर्वे से साफ है कि महायुति में मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा को लेकर दंगल मचा हुआ है, मचेगा दंगल आगे जाकर, और महाविकास अघाड़ी इस समस्या से अपेक्षाकृत मुक्त रहेगा। जैसे हम लोगों ने पीछे ये इस बात का पर चर्चा की है कि जो चुनाव हो रहे हैं या पीछे जो हरियाणा में चुनाव हुए हैं उसमें थोड़े संदेह करने की एक संभावना है। ऐसा लग रहा है कि जो कुछ मत बढ़ाया गया उसमें गड़बड़ी है। मेरा सवाल ये है कि आगे जब हम आगे के चुनाव की चर्चा करते हैं, चाहे झारखंड या चाहे महाराष्ट्र, तो उसमें विपक्ष को किस तरह से सजग रहने की जरूरत है? ये सवाल में हेमंत सोरेन ने भी इसमें शंका व्यक्त की है। गेंद विपक्ष, मैं शुरू से कह रहा हूं कि गेंद अब विपक्ष के पाले में है कि विपक्ष करता क्या है। अगर विपक्ष ने कोई अतिरिक्त कदम नहीं उठाया, कोई अतिरिक्त योजना नहीं बनाई, कोई नई रणनीति नहीं बताई कि इस तरह की गड़बड़ी जैसी हरियाणा में हुई समझी जाती है, उस तरह की गड़बड़ी महाराष्ट्र में न वो विपक्ष चुनाव जीते हारे, गड़बड़ी की वजह से हार नहीं होनी चाहिए। भाई अगर महायुति अधिक शक्तिशाली साबित होता है, अधिक लोकप्रिय साबित होता है, तो वो चुनाव जीत जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है उसके चुनाव जीतने में। लेकिन चुनाव की जीत इसलिए नहीं होनी चाहिए कि पता चला कि उसके अंदर वोट चुरा लिए गए, नए वोट पैदा हो गए, ये सब नहीं होना चाहिए।
इसके लिए उनके पास कोई ना कोई नई रणनीति होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो किसी रणनीति के ऊपर काम कर रहे हैं, वो कुछ ऐसा करना चाहते। अब देखिए, महाराष्ट्र में 1 लाख करीब बूथ होंगे, महाराष्ट्र में करीब 61,000 बूथ के आसपास झारखंड में होंगे। तो विपक्ष को, यानी गैर भाजपा पार्टियों को, जो चुनाव में प्रमुख दावेदार हैं, उनको करीब 1.25 लाख प्रशिक्षित कार्यकर्ता चाहिए दोनों राज्यों में। ऐसे कार्यकर्ता जो कि मुस्तैद रहें, मतदान होते समय भी मुस्तैद रहें और मतगणना होते समय भी मुस्तैद रहें, और कोई गड़बड़ी ना होने दें। किसी तरह सब कुछ ठीक हो रहा है, इसको सुनिश्चित करें। ये सब बहुत मुश्किल काम है, बड़ा काम है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में ज्यादा बेहतर है, उसके पास इस तरह के कार्यकर्ताओं का बहुत लंबा फौज फांटा है, जिसको वो जगह जहां चाहती है वहां पर लगा देती है। अभी भी जो गैर भाजपा दल हैं, उन्होंने इस प्रकार की क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाया है, लेकिन उन्हें इस प्रकार की क्षमता विकसित करनी ही होगी अगर उसे भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनावी होड़ में टक्कर देनी। एक सवाल मेरे मन में है कि जो एक ही चरण में चुनाव करने का फैसला महाराष्ट्र में लिया गया है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के अति आत्मविश्वास को दिखाता है या इसके पीछे कोई और सोच भी हम देख सकते हैं? देखिए, चुनाव आयोग ने तो भाजपा की जो मदद करनी थी वो पहले कर दी है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र का चुनाव हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ नहीं कराया, यही सबसे बड़ी मदद है। और जितना अधिकतम समय वो महायुति को दे सकता था, चुनाव आयोग ने दिया। इस हद तक समय दिया कि अगर मान लीजिए त्रिशंकु विधानसभा वहां पर हो जाए तो सरकार बनने का मौका ही नहीं है। 3 दिन बाद वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। बिल्कुल कगार पे लाके खड़ा कर दिया चुनाव आयोग ने। उसने पूरी कोशिश की कि जो लाडली बहन योजना है और लाडला भाऊ योजना है, उस योजना के कम से कम 1 या 2 किस्तें लोगों के पास पहुंच जाएं। तो इस वक्त तक 35 लाख से ज्यादा लड़कियों को वो एक किस्त मिल चुकी है। लाखों नौजवानों को वो किस्तें मिल चुकी हैं। तो उन्हें पूरी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को कि मध्य प्रदेश जैसा लाभ उनको वहां प्राप्त होगा और ये लाभार्थी उनके लिए वोटर बन के काम करेंगे। तो ये मदद तो चुनाव आयोग उनकी कर चुका है। एक आखिरी सवाल 2 बयानों के संदर्भ में जो 2 मुख्यमंत्रियों ने दिया, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने और उसके पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, और उन बयानों से ध्वनि ये निकलती है कि लोगों को जनसंख्या ज्यादा बढ़ाना चाहिए, और अलग-अलग कारण हैं। एक ने कारण ये कहा कि लोकसभा में दक्षिण की सीटें कम होंगी, ये स्टालिन ने कहा। और जो दूसरे मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने ये कहा कि हमारी जनसंख्या एक समय बाद बूढ़ी हो जाएगी, तो ज्यादा बच्चे पैदा करने की जरूरत है। उनके इन बयानों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो आबादी वाला मसला है वो उस वक्त 3 तरह की दुश्चिंताएं, 3 तरह की एंजाइटीज के कारण पैदा हुआ है। एक एंजाइटी की नुमाइंदगी करते हैं चंद्रबाबू नायडू। उनका मानना यह है कि 2036 तक, और जो सही बात है उनकी, इस बात में कुछ भी गलत नहीं है, 2036 तक भारत नौजवानों के देश होने की बजाय प्रौढ़ लोगों का देश हो जाएगा। एक तो एंजाइटी ये है। तो ये भी कह रहे हैं कि कुछ गांव तो ऐसे हैं आंध्र प्रदेश के जहां पर केवल बूढ़े लोगों के अलावा, बुजुर्गों के अलावा कोई रहता ही नहीं है उन गांवों में। दूसरी एंजाइटी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन की है। उनका मानना है, और सही मानना है, कि अगर परिसीमन का पुराना वाला फार्मूला लागू किया गया तो 2026 में जो परिसीमन होगा, उस परिसीमन में पूरे दक्षिण भारत में कुल मिलाकर 35-36 सीटों की बढ़ोतरी होगी, और अकेले उत्तर प्रदेश में 150 से ज्यादा सीटों की बढ़ोतरी हो जाएगी। बिहार में भी बहुत बड़े पैमाने पर सीटों की बढ़ोतरी होगी। तो दक्षिण भारतीयों की नुमाइंदगी बहुत कम घट जाएगी लोकसभा में, और उसी हिसाब से सत्ता में हिस्सेदारी भी घट जाएगी। तो ये बात भी उनकी सही है। तीसरी एंजाइटी जो है वो गिरिराज सिंह बिहार में पैदा कर रहे हैं। गिरिराज सिंह जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ मुहिम है पूरी की पूरी, कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। सवाल यह है कि केंद्र सरकार, गिरिराज सिंह की इस मुहिम के ऊपर केंद्र सरकार का क्या रवैया है? क्या उसको कुछ जवाब तलब किया जाएगा? तो केंद्र में मंत्री है भाई, स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है।
उन्होंने संविधान की शपथ ली है, वो खुलेआम सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं, धर्म के आधार पर लोगों की गोलबंदी कर रहे हैं, दूसरे धर्म के खिलाफ घृणा का प्रचार कर रहे हैं और झूठ बोलकर घृणा का प्रचार कर रहे हैं। भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि मुसलमानों की जो जन्म दर है वो बड़े पैमाने पर देश में गिरी है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा गिरी है मुसलमानों की जन्म दर, करीब 46% जन्म दर गिर गई है मुसलमानों की। लेकिन इन सब बातों की बेपरवाह करके गिरिराज सिंह लगे हुए हैं अपनी मुहिम में। ये अलग बात है कि उनकी मुहिम से जनता दल यूनाइटेड खुश नहीं है। जनता दल यूनाइटेड ने इस यात्रा का विरोध भी किया है, इसकी आलोचना भी की है उन्होंने। दूसरे, उनको ये भी लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी हो सकता है अगले चुनाव में गिरिराज सिंह को मुख्यमंत्री के पद के चेहरे के तौर पर ना पेश कर दे। मतलब कई इसके अंदर अंदेशे हैं भाई, और कोई नेता घूम घूम के अपना चेहरा नहीं चमका रहा है जो गिरिराज सिंह कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार के लिए सतर्क होना बहुत ही स्वाभाविक है भाई। आखिरकार जिन दो बैसाखियों पर नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं, उसमें एक बैसाखी चंद्रबाबू नायडू की है और दूसरी बैसाखी नीतीश कुमार की है। तो देखा जाए तो इस जनसंख्या आबादी के सवाल पर जो पूरा बहस चल रही है, इस बहस में 3 राज्य शामिल हैं। एक राज्य बिहार शामिल है, तमिलनाडु शामिल है और आंध्र प्रदेश शामिल है। इन तीनों दुश्चिंताओं के आलोक में ही हमें इस समस्या की समीक्षा करनी चाहिए। गेंद पूरी तरीके से केंद्र सरकार के पाले में है। केंद्र सरकार को जल्दी से जल्दी पहलकदमी करनी चाहिए इस सवाल के ऊपर एक सुचिंतित और दूरगामी दृष्टि से नीति बनाने की। देखिए, जनसंख्या आबादी संबंधी नीति केवल ये नहीं होती है कि भाई बच्चा पैदा जो है ज्यादा बच्चा पैदा करेगा उसमें जुर्माना लगा देंगे या ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले को हम इनाम देंगे। ये नहीं है, वो तो सब चीजें देखनी पड़ेंगी। कितने लोगों को आप नौकरी दे सकते हैं, कितने लोगों को पौष्टिक आहार दे सकते हैं, कितने बुजुर्गों को आप इलाज दे सकते हैं, शिक्षा का इंतजाम आपके यहाँ क्या है, रिहाइश क्या बंदोबस्त आप करेंगे। बहुत सारी बातें देखनी होंगी ना आपको उसके अंदर। उसी के हिसाब से आप तय करेंगे कि आपकी आबादी कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। लोग चीन से तुलना करते हैं भारत की, लेकिन चीन भारत के मुकाबले आकार में बहुत बड़ा है और भारत की आबादी चीन से ज्यादा हो चुकी है। तो ये सब जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को हल करने का काम राज्यों के स्तर पर नहीं होगा, ये काम केंद्र के स्तर पर होगा और केंद्र सरकार को तो उसका कुछ ख्याल है नहीं। मुझे लगता है कि एक विरोधाभास भी है, क्योंकि अभी तक जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात की जा रही है और कुछ लोग जो कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ाने की जरूरत है। तो शायद ठीक है। नहीं, एक और बात है इसमें, सबसे बड़ी बात यह है कि भाई यहाँ तो कोविड के बहाने से इन्होंने जनगणना ही नहीं कराई। तो जिस जन्म दर के ऊपर अभी बहस हो रही है वो जन्म दर तो असली जन्म दर है नहीं। जब नई जनगणना होगी तब पता चलेगा कि वास्तव में बर्थ रेट है क्या। तब फिर सोचना पड़ेगा कि होने क्या वाला है। हो सकता है नए आंकड़े आए, उससे बिल्कुल नई परिस्थिति पैदा हो जाए। तब पता चलेगा कि अभी हम तलवारें जो भांज रहे थे, हवा में भांज रहे थे। आज की बातचीत को हम यहीं रोकते हैं। आगे भी हम देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर रवि कुमार दुबे से बातचीत करते रहेंगे। आज की बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।